फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। जब बात कर रहे हैं कि फैसलाबाद में बजट 2025-26 से कबल एक धुआंधार दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें सुनने को मिली थी। एक एप्टमा के बिहाफ के ऊपर एप्टमा की जानिब से तमाम एसोसिएशन, जिसके अंदर विविंग थी, जिसके अंदर साइजिंग थी, जिसके अंदर एप्टमा थी और दीगर जो एसोसिएशन है टेक्सटाइल की वो शरीक थी, उन्हीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि EFS एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत कुछ ऐसी कबाख्तें हैं जो कि इंडस्ट्री को तबाह कर रही हैं। स्पिनिंग यूनिट्स बंद हो रहे, 120 स्पिनिंग यूनिट बंद होने का दावा किया गया और ये कहा गया कि EFS के तहत पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो EFS का मतलब है कि जितनी भी एक्सपोर्टर बाहर से खाम माल मंगवाते हैं उसके ऊपर उनको कोई किसी किस्म की टैक्स जो है 18% सेल टैक्स छूट वो दी गई, उनको ऊपर टैक्स नहीं आयद होगा। तो ये क्लेम किया गया जो 800 कंपनियां थे 2800 कंपनियां हो गई महज सिर्फ एक साल के अरसे के दौरान। और फिर वो कंपनियां अपनी ज़रूरत से ज़ायद दरामदाद करके यौन मार्केट में डंप कर रही थी। फिर अगली बात आई कि यहाँ $5 करोड़ तक जो हैं वो कमोबेश कपड़े के ग्रे के भी ऑर्डर्स हो गए, जो कि वहीद खालिद ग्रामी ने क्लेम किया। उसके बाद फिर एप्टमा वाले आए कि ये पूरी इंडस्ट्री, पूरी चेन कोलैप्स कर जाएगी, बावकरम कहते। तो ये पूरा प्रोसीजर था जिसे लीड किया था नवीद गुलजार साहब ने, जो कि जोनल चेयरमैन एप्टमा है। दूसरी तरफ फिर PHMA की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसके अंदर अबूमा और दीगर तंजीमें जो हैं वो शरीक हुई। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि EFS से एक्सपोर्टर को ना एग्जाम्प्ट किया जाए, बल्कि उनको किया जाए जो इसके अंदर लूट खसूट कर रहे हैं, जो उनको पूछा जाए। अब हम आते हैं बजट की तरफ। तो जो मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने बाकायदा इसके अंदर पेश किया बजट के दौरान कि EFS के अंदर ये एग्जम्पशन ख़त्म की जाएगी जो यौन और ग्रे के ऊपर दी गई है। तो अब बाकायदा जब उन्होंने अपनी बजट तकरीर समेटी तो उसके अंदर ये कह दिया कि क्योंकि ये EFS स्कीम एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करने के लिए थी, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे थे। तो जिस बिहाफ के ऊपर यौन के ऊपर और ग्रे क्लॉथ के ऊपर 18% दरामद के ऊपर सेल ड्यूटी लगा दी गई है, सेल टैक्स ड्यूटी, जबकि जो खाम माल रुई है उसके ऊपर 10% आयद करने की मंजूरी दी गई है। नवीद गुलजार साहब मौजूद है। मैंने तमहीद इसलिए बांधी ताकि प्रोग्राम का इब्तदाई आपके सामने रख दूं, फिर आगे चलते हैं। जोनल चेयरमैन एप्टमा मौजूद हैं। नवीद साहब, मेहनत और काविश रंग ले आई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी परेशान थे और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आप लोगों ने किया, बल्कि बहुत सारी दीगर एसोसिएशन आपके साथ जुड़ी थी। आखिरकार वो दिन आया कि जिस पे आपको कामयाबी हुई और एप्टमा ने एक बड़ा संग मील अबूर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये अगर आज मैं कहूँ कि पूरी कामयाबी मिली है तो पूरी कामयाबी भी नहीं मिली। ओके। जो हम सुन रहे हैं वो सुन ये रहे हैं कि 100% कॉटन यानी कि रुई की बरामद के ऊपर जो है वो सेल टैक्स 18 से 10% कर दिया गया है। EFS पे भी रुई मंगाएंगे तो 10% सेल टैक्स होगा। और जब आप कोई भी ग्रे यान और ग्रे कपड़ा मंगाएंगे तो उसके ऊपर 18% सेल टैक्स और ड्यूटियाँ भी ली जाएंगी। लेकिन हमारा एक मुतालबा था जो ब्लेंडेड यान है, यानी कि PC यान है, उसको भी उसमें अंदर शामिल किया जाए। एक तो वो शामिल नहीं किया गया और दूसरा जो प्रोसेस फैब्रिक है उसको भी शामिल नहीं किया गया। तो वो भी शामिल करना चाहिए था, क्योंकि अब क्या होगा कि इसकी आड़ में लोग क्या है जो सिर्फ कपड़े को बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको वह ब्लीच करवा देंगे। ब्लीच का कोई ख़ास खर्चा नहीं होता, तो फिर वो वापस पाकिस्तान में आ जाएगा। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलाना है। आप देख रहे हैं हर रोज़ जो है ट्रंप ने एक हैट पहनी होती है, मेड अमेरिका ग्रेट अगेन। एग्जैक्टली। तो हमने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलाना है और वी हैव टू मेक पाकिस्तान ग्रेट अगेन। ये चलेंगी इंडस्ट्रीज, रोज़गार आएगा तो तमाम लोग चलेंगे। तो आप क्या समझते कि आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत ने इस हद तक लिया, बल्कि बहुत सारी तंजीमें, आपने बल्कि एक सवाल उठाया था कि चैम्बर को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि उनका लोगो क्यों यूज़ हुआ, लेकिन डेफिनेटली वो दूसरी तरफ नहीं गए। तो वहाँ ये चीज़ें होती रहीं कि चैम्बर के बिहाफ के ऊपर कि हम ये कहते हैं कि दोनों तंजीमें इस जगह पे आ जाएं, दोनों ग्रुप्स इस जगह पे आ जाएं कि जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नहीं बनती उनको एग्जम्प्ट कर दें, जो बनती हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे जो है ना जो PHMA का स्टांस की बिल्कुल समझ नहीं आती। बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको स्टांस की समझ आती है। PHMA तो होजरी मैन्युफैक्चरर्स, इनके पास तो आज जब ऑर्डर आता है तो उनको कल यान चाहिए होता है। वो किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो यान को इम्पोर्ट करें।
ना वो इंपोर्ट करते हैं। अगर आप लिस्ट उठा के देखें जो लोग यान को इंपोर्ट करके आ रहे हैं तो उसमें PHA के मेंबर्स ना होने के बराबर होंगे। तो PHA में पता नहीं किसकी लड़ाई लड़ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा वो लड़ाई लड़ किसके लिए हैं। तो उनका अपना मफाद इससे बिल्कुल भी जुड़ा नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। अगर इसमें अभी फ़िलहाल आज भी केमिकल जो है वो EFS के ऊपर आ सकते हैं, जी। डाइजन केमिकल सारे उसके ऊपर आ सकते हैं। इसके अलावा और भी एसेसरीज उसके ऊपर जो है EFS के ऊपर आ सकती हैं। उनकी बंदिश का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। हमने पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलानी है। जब हम जाते हैं देखते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले साल कितनी एक्सपोर्ट की है, तो एक्सपोर्ट में मार्जिनली आपको बेहतर नजर आएगी, बट उसके अगेंस्ट आप देखेंगे तो सब्सटेंशियल इंक्रीज़ है इंपोर्ट्स के अंदर। तो हम कहते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी है या कम हुई है, तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में कम हुई है। हम अमूमन क्या करते हैं जी, मेरे पास चीज़ सस्ती आएगी, मैंने आके सस्ती बेच देनी है। मैंने कभी ये नहीं कहना कि मैं उसके ऊपर अपना पूरा नफ़ा ले लूँ। तो हमारे जो भी लोग होते हैं वो जब जितना सस्ता माल इंपोर्ट करके आ रहे थे उतना ही सस्ता उन्होंने अपने फॉरेन बायर्स को माल बेच दिया। तो उनके ऊपर इतनी कंपल्शन नहीं थी कि उसको कम करते, उसको रेट को बढ़ाते, वो बढ़ाया नहीं गया। तो इसके नतीजे में यूनिट प्राइस कम हो गई पाकिस्तान की, और ऐसा यान भी मंगाया गया जो एक्सपोर्ट के किसी ऑर्डर में इस्तेमाल नहीं होता। नवीद साहब, आपने एक जिक्र किया था उस दौरान, बल्कि कामरान साहब भी आपके साथ सेंट्रल चेयरमैन मौजूद थे, उमर रज़ा शाह साहब भी मौजूद थे, एक जिक्र किया था कि 800 कंपनियां थी जो 2800 हो गई। ये 2000 कंपनियां कौन थी, ये कौन लोग थे जो इस पूरे धंधे के अंदर इतनी फास्टली आए? मतलब ये ऐसे लोग हैं, कहा जाता है कि जब सोना उठे सोने में जाते हैं, मतलब जहाँ भी सट्टेबाजी हो ये घुस जाते हैं। लेकिन 2000 कंपनियों के एकदम एक साल के अंदर रजिस्टर्ड हो जाना और इतना बड़ा फ़ायदा लेना, ये कौन लोग थे? नहीं, ये स्कीम जो थी ना, ये सिर्फ टेक्सटाइल तक महदूद नहीं जी थी। ठीक है। ठीक है, अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बात भी जो मुझे थोड़े दिन पहले पता चली है। इसमें आयरन स्टील भी शामिल था। ओके। ठीक है, जब आयरन स्टील की इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है सिर्फ कॉपर जो होता है वो इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। तो अब आपने पूरा आयरन स्टील EFS पे इंपोर्ट कर लिया, कॉपर को वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर दिया, बाकी सारा माल आपने पाकिस्तान में बेच दिया। ओके। ठीक है, अब ये इस तरह के एलिमेंट्स भी आए थे। अब उन्होंने आयरन स्टील में थोड़ी सी चीज़ को ठीक की है कि वो ठीक ये किया है कि आयरन के कंपोनेंट के ऊपर वो जो है जो भी स्क्रैप होगा आयरन के कंपोनेंट के ऊपर वो ड्यूटीज़ ले लेंगे और सिर्फ जो कॉपर का एलिमेंट है उस तक छोड़ेंगे। तो ये स्कीम जो है बग़ैर किसी तहकीक के शुरू कर दी गई थी, और फिर हमारे मुल्क में तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और फिर हुकूमत जो है उसको बेइंतहा नुकसान हो जाता है। अच्छा नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे आपने खुद जिक्र किया, ऐसी स्कीम्स पाकिस्तान के असर नो मईशत इंडस्ट्री को कितना नुकसान देती है? जो इंडस्ट्री अपने पाँव पे, अब 120 जो स्पिनिंग यूनिट्स बंद थे, इनको चलाना कोई इजी टास्क नहीं है। अभी आप क्या समझते हैं इनको कितना वक्त लगेगा, और पूरे ट्रैक पे आते इस इंडस्ट्री को कितना वक्त लगेगा? गवर्नमेंट ने बिलाशुबा DLTL की कुछ मद बढ़ाई है, सेल टैक्स से फंड बड़ी तादाद में रुके हुए हैं, एक्सपोर्टर भी परेशान है और मैन्युफैक्चरर भी परेशान है। लेकिन अगर आज मैं कहूँ कि ये जो 120 मिलें बंद थी चल जाएंगी, तो मैं शायद एक गलत बात कर रहा हूँ। जो बंद हो गई हैं उसमें से अगर आप कह लें कि 30% दोबारा शायद अगर ऑर्डर आए तो चल जाएंगी, सब लोगों को ऑर्डर मिल गया तो वो शायद चल जाएंगी, बट उसके अंदर भी 70% जो है वो स्क्रैप हो गई हैं, वो नहीं चल सकते। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, वो ये चीज़ हो सकती है कि अगर ये 120 मिलें बंद हो गई हैं, हमारी स्पिंडलेज कैपेसिटी पाकिस्तान की कम हो गई है, अब अगर जो एग्जिस्टिंग मिलें हैं अगर आप उनको सर्वाइव करने की इजाज़त देंगे, यानी कि बिजली के रेट जो हैं वो उनके मुताबिक में रखते हों, बाकी टैक्सेस के ऊपर FBI उनको बहुत ज़्यादा तंग ना करे, तो ये लोग अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, तो फिर हम उतनी ही कैपेसिटी के ऊपर आ जाएंगे जितनी कैपेसिटी के ऊपर हम पहले थे। बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हम एक चीज़ के ऊपर पहुँचे थे, जो पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग कॉटन की प्रोडक्शन की कैपेसिटी और जो स्पिनिंग कैपेसिटी है और जो वीविंग कैपेसिटी है, इट इज़ नॉट इनफ फॉर पाकिस्तानी पीपल। 25 करोड़ आवाम है, हमारी एक
रीडिंग जो स्टडी है उसके मुताबिक 16 मीटर एक आदमी की कंजम्पशन होनी जी, चाहिए जी। पर ईयर। उससे मल्टीप्लाई करें फिर आप देखेंगे 4 अरब मीटर कपड़ा पाकिस्तान के लोगों को ही चाहिए, डिमांड है। ये 4 अरब मीटर कपड़ा बनाने की सलाहियत पाकिस्तान के जो फैक्ट्रियाँ रखती ही नहीं है। ओके, तो अगर अभी इसमें ये से सारा बरामद कुछ- निकालनी है। हाँ जी, हमने देखें रोकना क्या है, आपने मिस डिक्लेरेशन रोकनी है, आपने स्मगलिंग रोकनी है, कपड़े की स्मगलिंग ना हो, मिस डिक्लेरेशन ना हो, स्मगलिंग ना हो। और वी एज अ पाकिस्तानी शुड यूज़ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। जब हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना, एक तो ये होगा कि आपके कपड़े की ओवरऑल कीमत कम होगी, नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नए लोगों को जॉब्स मिलेंगी। ये सब ये कितना इंपॉर्टेंट है वेरी लास्टली के जो 10% खाम रुई के ऊपर लगाई गई है। इस बार काफ़ी कोशिश की गई पंजाब के अंदर रुई की मैन्युफैक्चर जो पैदावार बढ़ाने के लिए। और अभी मैंने कुछ साइंसदानों से इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हम तारीख में अच्छी फसल की तरफ जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो अगेती लगवाई गई है 10 लाख एकड़ पे, जो कि 8.5 लाख एकड़ को अबूर कर गई थी, तो उसके अंदर इतनी अच्छी एवरेज आएगी कि अगर किसान मेहनत करे तो हम तारीख की सबसे बड़ी पिकिंग के ऊपर जा सकते हैं। डू यू एग्री कि पाकिस्तान को अब ये 10% सेल टैक्स लगाया गया, इससे किसान को हौसला मिलेगा और उसको रेट अच्छे मिल जाएंगे? देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पंजाब का हमने टारगेट मुकर्रर किया 35 लाख जी। एकड़। तो पंजाब जो है अगेती काश्त का 10 लाख एकड़ था, वो उन्होंने ले लिया, अबूर कर लिया। जी, और जो 33 लाख, वो 35 लाख में से 33-34 लाख बिल्कुल। पंजाब पहुंचा हुआ है। सिंध का जो टारगेट था वो 16 लाख था। बिल्कुल सही है। तो 16 लाख में पहले तो बहुत कम हुई थी, पानी नहीं गया था। जी, अब हम सुनने में आ रहा है कि वो 10-1 लाख तक पहुँचे हैं। तो कोई और क्रॉप इतनी वाइबल नहीं है जितनी कॉटन है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3-4 लाख जो है वो वहाँ और हो जाएगी। देखिए, जो पाकिस्तान का वाइट रेवोल्यूशन है वो कॉटन से आना है, कॉटन से आना है। और वो कॉटन ने जो है वो चीज़ जो पूरे पाकिस्तान की किस्मत को बदल रहा है। अब आप हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है जी, हमारा जो एक पौधा होता है उसके ऊपर फूल कम लगते हैं, तो उसकी जो है यील्ड जो होती है और वो कम होती है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो शायद 70-80 मन से ऊपर का होगा शायद, मुझे पूरी तरह याद नहीं है अमेरिका में क्या होता है। बट हम अगर 25-30 मन उसके ऊपर से उतारेंगे तो हम किधर होंगे? वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्ट की वो है। मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ एक चीज़ जिसके अंदर आप देखेंगे कि नए जो पौधे लोगों ने डेवलप किए हैं वो फूलों से लदे हुए हैं, बिल्कुल सही वो है। गिर रहे होते हैं कि उतने फूल उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो तहकीक की ज़रूरत है। और मैंने शायद आपके साथ एक वो चीज़ शेयर भी की थी कि जो कॉटन जो पॉलिसी है उसके अंदर भी अगर ओवरऑल पाकिस्तान में एक काम सिर्फ कर दें जी, कि जो पानी है अभियाना जिसको लेते हैं, जी जी, ठीक है, वो जितना ज़्यादा लें उसका उतना ज़्यादा रेट कर दें बिल्कुल सही। उसका तो फिर वो ही क्रॉप्स होंगी जो पानी कम इस्तेमाल करेंगी और पानी पाकिस्तान का बचेगा। अगर एक चावल ले लें, एक मुट्ठी चावल की होती है वो 25 लीटर पानी इस्तेमाल कर लेती है। बिल्कुल सही। तो आप लोगों ने ऐसा पाकिस्तानी हम लोगों ने फैसला करना है कि हमें क्या चाहिए, कौन सी क्रॉप पाकिस्तान के लिए बेहतर है। 70 साल में अगर हम इसी नतीजे में नहीं पहुँचे कि हमें लगाना क्या है और चलाना क्या है, तो फिर हमारी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। बहुत शुक्रिया। नवीन गुलजार साहब मौजूद थे। ज़रा ब्रीफली इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि हमारी फ्यूचर इंडस्ट्री के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी नागुज़िर हो चुकी हैं, और बजट के ऊपर कौन सी चीज़ों का ऐलान किया जाना चाहिए था, कौन सा हुआ और किस हद तक मुतमईन एप्टमा नज़र आ रही है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें EFS के ऊपर, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के ऊपर। उसके ऊपर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 आमने सामने हुई, लेकिन जो मुद्दा एप्टमा की तरफ से उठाया गया और एप्टमा ने साथ दिया कि EFS के ऊपर जो हम बाहर से कपड़ा दरामद करते हैं और यौन दरामद करते हैं, इसे एग्जम्प्ट किया जाए, EFS से निकाल के 18% सेल टैक्स लगाया जाए। सेल टैक्स अलहदा, जबकि इसके साथ साथ ड्यूटीज़ भी जो हैं वो आयद कर दी गई हैं, ताकि पाकिस्तान की मेडअप्स और पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मुतासिर हो। हमारे साथ बाबू मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एप्टमा हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बाबू जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि एप्टमा इस पूरे प्रोसीजर के ऊपर कैसे देख रहा है कि
एक चीज़ जिसे बजट में लेके आने के लिए और दोनों तरफ से निकाल बाहर करने के लिए बड़ी कोशिश थी। बिलाशुबा दोनों तरफ से दोस्त ही लगे हुए थे जोर लगाने, लेकिन बिला आखिर आपने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसकी तायीद की गई है, इसे एडमिट किया गया, उसे अंडरस्टैंड किया गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो रही है, स्पिनिंग मिल्स बंद हो रही हैं, विविंग यूनिट डिस्टर्ब होंगे तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे, तो ये पूरा सर्कल डिस्टर्ब होता नज़र आ रहा था। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और सिटी 141 को मैं ये कहूँगा कि ये ऐसी आवाज़ है कि अगर आप इस 8-10 साल में देखें तो फैसलाबाद को अल्लाह के फजल करम से जो बहुत सालों से नुमाइंदगी नहीं मिल रही थी, इस सिटी 41 की वजह से अल्लाह के फजल करम के बाद ये हमें मिली है। तो ज़रा ये कि हमारा वहाँ पे भी आपने मौक़िफ़ देखा था, चैम्बर में भी मैंने बात की जब हरून अख्तर साहब आए हैं, तो मैंने एक ही बात की थी कि जी मुझे जो चाहिए ना वो ये चाहिए कि ये जो यार्न है ये इसके ऊपर ड्यूटी आप 18% नहीं ले रहे, सेल टैक्स ले रहे, क्योंकि ये जो यार्न इंडस्ट्री है, स्पिनिंग है, ये चल सके। और इसके बाद आ जाता है हमारा लूम का जो शुबा है, पावर लूम आ जाती हैं, अदद लूम आ जाती हैं। उसके लिए भी हमने कोशिश की थी कि ये जो कपड़ा आपने इंपोर्ट करना है ये इंडस्ट्री बैठ जाएगी। और आखिर में हमने कहा था कि जो डाइड एंड प्रिंटेड आप उसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त देंगे, इंपोर्ट की सॉरी, तो आप देखेंगे कि ये जो लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, ये सब के सब फारिग हो जाएंगे और इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बनेगा और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और यही आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई है वहाँ पे स्पिनिंग की, तो मैं वहाँ पे मौजूद था, अभी थे, तो मैंने उधर भी यही मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि इनको बराबरी पे लेके आएँ, और जब ये बराबरी पे आ जाएंगे स्पिनिंग और इंपोर्ट, तो फिर मुकाबला आ जाएगा, अच्छा यार्न बनेगा, अच्छे कपड़ा बनेगा और एक्सपोर्ट होगी। उसके बगैर एक्सपोर्ट हो नहीं सकती, अच्छे यार्न के बगैर, अच्छा कपड़ा बनने के बगैर ये आप एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, ये एक हकीकत है। वहाँ पे भी मैंने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि आप इसके ऊपर ड्यूटी लगाएं और कपड़े की इंपोर्ट की इजाज़त ना दें। और अल्लाह के फजल करम से जो मेरा आपके साथ मॉर्निंग शो में भी पूरा प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मेरा यही मौक़िफ़ था, जिनिंग से लेके प्रोसेसिंग तक। तो आज भी मैं यही कहूँगा कि ये जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, इसके ऊपर सेल टैक्स लगा है, और इससे क्या होगा, जो मकामी सनत, जो खंडरात बन रहे थे, जो आप देख रहे थे कि ये किलो में सेल होनी थी, आज जो आप देखें ना कबाड़ का जो रेट है 130-140 रुपये है, तो ये 150 रुपये में सेल होता है, 125 रुपये में होता है, तो वो भी बचत होगी अल्लाह के फजल करम से। और जो प्रोसेसिंग यूनिट जो ख़त्म हो रहे थे, आस्ता आस्ता आपने देखा कितने यूनिट ख़त्म हो गए हैं, जो मेरा वहाँ पे भी मौक़िफ़ था। आज भी वही बात करूँगा कि आपने देखा कि वो भी अल्लाह के फजल करम से बचेंगे। और मैं अभी भी ये कहूँगा कि जो मकामी सनत है इसको सहूलत दी जाए। मेरा हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि अगर ये चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा, अगर ये नहीं चलेगी तो पाकिस्तान नहीं चलेगा, क्योंकि ये बैकबोन है, इसमें शक नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं कि आपके लाखों खेत, करोड़ों खेत जो हैं, करोड़ों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी आपने कपास का जिक्र किया, वाइट गोल्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखें, ये हमने जब उसको कपड़ा बनाना है, उसको अपना स्पिनिंग में लेके जाके सूतर बनाना है, और उसके साथ लेबर लगनी है, प्रोसेसिंग में लगनी है, तो लोगों के कितना फ़ायदा होना है और कितना अल्लाह के फजल करम से लोगों को रोज़गार मिलना है। तो मेरा यही मौक़िफ़ रहा है कि हमेशा के तौर पे कि आप पाकिस्तानी सनत को चलाएं किसी न किसी तरह। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये हमेशा के लिए अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, और इंडस्ट्री के लिए ख़ास कर, अगर इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी मईशत भी बेहतर होगी और आपका ज़रा मुबादला भी बचेगा। जैसा मैंने ये कहा था कि अभी लोकल में जो डोमेस्टिक में हम ये प्रिंटिंग और डाइट करते हैं, अगर ये देखें तो 92% हम लोग ये कपड़ा प्रोवाइड करते हैं लोकल इंडस्ट्री जो है। आप सब साहबान को, ये जो मैंने पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है, हमारी ख़वातीन पहनती हैं, अगर खुदा न खास्ता ये हम इम्पोर्ट करें, ये तो अरबों डॉलर में चला जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी ना। जी भाजी, इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करनी है कि डाइज एंड केमिकल्स के ऊपर ताल अभी कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं
उसे इलीगल आइटम्स के अंदर डाल दिया गया, यानी कि ये आतिशगीरी मादे हैं, ये पहले होते रहे हैं। अब जो दरामद कुंदगान हैं डाइज एंड केमिकल्स के, वो कह रहे हैं कि इनको स्पेसिफिकली आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, पोर्ट के ऊपर ये नहीं फटता, आतिशगीरी मादा नहीं है, इस्तेमाल होता है। अगर आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कबातें ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा महंगी हो गई, क्योंकि डायरेक्टली आपसे लिंक है, आपकी इंडस्ट्री से लिंक है। तो इसमें हकीकत है कि चीज़ों को ईज ऑन किया जाए, डाइज एंड केमिकल्स के लिए भी कुछ चीज़ें आसान की जाएँ कि आतिशगीरी मादे के नाम के ऊपर बहुत सारी आइटम्स को एक ऐसे लेबल के अंदर रख लिया जाता है, SRO जारी कर दिया जाता है, जहाँ उनकी दरामद के अंदर बहुत सारी हर्डल्स पैदा कर दी गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने, आपको याद होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, तो मैंने उनके साथ रेक्टिव डाइस की बात की थी कि आप लोग हमसे 52% के करीब आप हमसे ना ले रहे हैं, उसके ड्यूटीज़ और सेल टैक्स और अदर टैक्सेस जो है, तो उसको कम करें। वो नहीं कम किए गए। मैं कहूँगा वो उसको कम करें। ये बड़ा जुल्म है कि आप 52% हमसे चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी कि ये PVA वगैरह दूसरे तीसरे जितने भी ये केमिकल हैं। आप देखिए, एक ताइवान जैसा मुल्क, चाइना जैसा मुल्क, वो तो इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको तो खतरा नहीं है। सबसे पहले तो उसको खतरा होना चाहिए ना कि वो बैग में क्यों पैक कर रहा है। आप इस बात को जरा सोचें। वहाँ सहूलत मौजूद है, वहाँ पे सहूलत है, हैंडलिंग की सूरत होनी चाहिए। अल्लाह आपको पता है चाइना में और या इस इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा पाबंदी है, कोई चीज़ वो नहीं होने देते। अगर इसको इतना ही खतरा हो तो वो बैग में पैक करते हैं? कभी नहीं करेंगे। ये गलत पॉलिसी है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 2-4 जो पेट्रोलियम है, दूसरा जो उसके लिए टैंक चाहिए, वो होने चाहिए। इसमें भी कुछ वैम वगैरह है, कुछ हेट में है, कुछ का उसका मसला होना चाहिए। ये PVA या जो चीज़ें बैग में आ रही हैं, उसको कैसे आप आतिशगीर मादे में तब्दील कर सकते हैं? ये तो नहीं होना चाहिए। ये बड़ी जुल्म है और मैं इसके ऊपर ज़ोर गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसको इस SRO को वापस लिया जाए और इसको सहूलत दी जाए। क्यों? अगर ये एक चीज़ होती क्या है, आ जाती है, मगर वो होती 10,000 की है। जब आप लोग उसके ऊपर ऐसी पाबंदियाँ लगाते हैं, वो 13,000 की हो जाती है। और इंडस्ट्री जो है वो पहले नहीं अफोर्ड कर रही, अब 10,000 वाली चीज़ 13,000 में वो कैसे अफोर्ड करेगी? जब वो 13,000 में लेगी तो उतनी महंगाई ज़्यादा होगी। बाबू जी, लास्टली बजट 2025-26 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर का पेश किया गया है, मार्कअप रेट अभी मॉनिटरिंग पॉलिसी के तहत 11 पे लॉक किया गया, जबकि गवर्नमेंट का वादा था आप लोगों के साथ इसे सिंगल डिजिट में लेके आना। अभी कारोबारी हजरात इसका मुतालबा कर रहे हैं, इसे एटलीस्ट 9 पे लेके जाया जाए ताकि एक हौसला पैदा हो और फिर उसे कुछ अरसे के लिए रखा जाए ताकि पता हो कि पैसा बाहर निकालना है। दूसरा, बजट के हवाले से सेटिस्फाई है अपटपमा के जो बजट है वो इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए ठीक है, क्योंकि बिजली के रेट्स के ऊपर भी बहुत सारी उम्मीदें थी 9 सेंट पे किया जाना, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन फिर भी कुछ रेटों में ऑलरेडी डिस्काउंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैंने एक बात की थी, औरंगजेब साहब से, कि आप इसके ऊपर देखें कि जब आपने इसको लेके चलना है, क्या नाम है, क्या कह रहे थे आप, मेरे जहन से निकल गया, ये बात कर रहे थे आप। मैं खास आपको कह रहा था बजट के ऊपर बिजली की। हाँ, बिजली की कीमत हमने उनसे कहा था जी कि 9 सेंट पे लेके, उन्होंने कहा जी ठीक है 9 सेंट पे लेके आते हैं। जब तक ये 9 सेंट पे नहीं आएगी तो बिजली तो आप देखें ना 27 रुपये का यूनिट इस वक्त है। तो जो अगर हम 9 सेंट से लें तो 27 का, अभी हम 40 रुपये पे कर रहे हैं। तो ये बस बहुत फ़र्क है थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन क्या था? थोड़ा दूसरा मार्कअप के ऊपर मार्कअप हमने उनको कहा था कि 9% आप करें, 9% पे लेके आए, अंडर 10 लेके सिंगल डिजिट पे दें। वो उन्होंने सिंगल डिजिट पे नहीं लेके आए। उनका वादा था कि मैं करूँगा, बजट से पहले होगा। अगर एक्सपोर्ट करनी है, आप देखें इसके बारे में, आप पीछे चले जाएं। एक वक्त था कि गवर्नमेंट ने 5% पे इसको लेके आई। उस वक्त क्या हुआ था, इंडस्ट्री एकदम लगनी शुरू हो गई थी और लॉन्ग टाइम कर्जे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे। उससे इंडस्ट्री का बड़ा काफ़ी ज़्यादा बूम आया और लोगों ने इंडस्ट्री लगाई, लोगों को रोज़गार मिला। जब वही 3% और 6% वाला जो वो लेके गए 24% पे, सारी इंडस्ट्री बैठ गई। बिल्कुल सही है, सारी इंडस्ट्री बैठ गई। डेफिनेटली लोग बैंकों में रख के उसको मार्कअप खाने लग गए और जो कैश फ्लो मार्केट में वो कम हो गया और लिक्विडिटी क्रंच आ गया पूरी मार्केट में। अच्छा, 24% जो जिसने इंडस्ट्री लगाई है 3% वाले मार्कअप पे, आप उसको के 24% या 6% पहले, तो वो कैसे इंडस्ट्री चला सकता है? एक आदमी ने सालाना देना 6 करोड़ रुपया 1 अरब के ऊपर।
अगर वो देगा 24 करोड़ तो वो कैसे काम चलाएगा? चल सकता इतना प्रॉफिट ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इंडस्ट्री के लिए वही पॉलिसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टाइम हो, फिर ये चलेगी, अदरवाइज नहीं चल सकती, मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। बाबू मोहम्मद अकरम साहब मौजूद थे हमारे साथ, बता रहे थे कि एप्टप्मा क्या स्टांस लेती है EFS के ऊपर, जो बिजली की प्राइसेस हैं और ख़ास तौर पर बजट के अंदर जो मार्कअप इससे पहले फाइनल जो ड्राफ्ट पेश किया गया मोहम्मद औरंगज़ेब की तरफ से, उससे पहले उनका मौक़िफ़ क्या था। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ फैसल ऐवान सनअत तिजारत के सीनियर नायब सदर कैसर अहमद गुच्छा मौजूद हैं। इन्हें प्रोग्राम लेने का मकसद ये है कि ये साबिक सेंट्रल चेयरमैन पाइमा भी हैं। EFS के ऊपर बात जब कर रहे हैं, हमारे साथ नवीद गुलजार मौजूद थे, बाबू मोहम्मद अकरम मौजूद थे, तो कारोबारी हज़रात से एप्टमा ख़ासतौर पे पाइमा की तरफ से मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी था। तो उनके साबिक सेंट्रल चेयरमैन हैं गुच्छा साहब, कैसे देखते हैं कि ग्रे क्लॉथ के ऊपर 18% सेल टैक्स लगा दिया गया, ड्यूटीज़ भी दोबारा बहाल होगी, यौन के ऊपर भी बहाल कर दी गई। आपके बहुत सारे दोस्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस साइड पे मौजूद थे। बिलाशुबा आप चैम्बर के बिहाफ पे और मौक़िफ़ है, लेकिन वहाँ अगर देखें तो जो कपास है उसके ऊपर भी 10% टैक्स आयद कर दिया गया। आप इसे कैसे देखते हैं कि आप कुछ मार्केट में डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब होने के हवाले से कुछ मुतालबात कर रहे थे और गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप लिया गया है, इससे आप कैसे देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें बेहतर होंगी असर नो, या कुछ तब्दीली आने के इम्कानात हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए जी, मैं बड़ी दफ़ा आपको ये बता चुका हूँ कि जो EFS है ना, ये एक तबके के लिए बेहतर है, एक तबका जो हमारा उसके लिए बेहतर नहीं है। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मतलब, सबके अपने अपने जो है उनके उसमें जो उनके फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं। बाकी रहा जहाँ तक अपनी बात EFS की है, तो इसमें सूरत ये है कि अभी जो उन्होंने 18% जो है सेल टैक्स वो अभी इम्पोर्टेड यार्न पे लगाया है। 18% जो लगाया है इन्होंने उस पर फैब्रिक पे, और उसका 10% इन्होंने लगाया है रॉ कॉटन पे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हम लोकल इंडस्ट्री जो है हमारी स्पिनिंग है उसकी तरफ देखें तो उसमें इनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा इस बात का कि जिस तरह के बाहर से जो यार्न आ रहा है वो उसकी प्राइस कम होती है, हमारे जो लोकल हमारी इंडस्ट्री उसका यार्न जो है वो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है वो महंगी बनती है। तो इस हिसाब से लोकल इंडस्ट्री जो हमारी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी स्पिनिंग मिल, उनके लिए ये बेहतर हो सकता है कि वो दोबारा जो है वो अपना उनका रेट जो है बाहर से बाहर अगर माल नहीं आएगा, कम आएगा, तो उनका माल लोकल माल पाकिस्तान में सेल होगा। तो जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा हूँ, काफ़ी सारी हमारी इंडस्ट्री स्पिनिंग मिल बंद भी हुई है इस वजह से कि जब से EFS आया तो उनका माल जो है उस रेट से बाज़ार में नहीं बिक रहा था। और दूसरी सेकंड बात जो आपने की है फैब्रिक की, तो मैं समझता हूँ कि जो माल एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान, जिसके लिए हमारी एक्सपोर्ट हम नहीं बुक कर सकते, जो धागा जो फैब्रिक जो पाकिस्तान में हम एक्सपोर्ट करने के लिए हम नहीं बना सकते, वो पाकिस्तान में आना चाहिए। और जो कपड़ा हम जहाँ हम बना सकते हैं वो बाहर से कम ना आए। उसमें जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में फैसलाबाद में हज़ारों लाखों हमारी शटलेस लूम चल रही है, हमारी एयरटेड लूम चल रही है, पावर लूम चल रही है, उस पर इतना कपड़ा बन रहा है, तो वो बताएं वो किधर जाएगा? अगर बाहर से चाइना से बगैर ड्यूटी से कपड़ा आएगा तो हम तो उनसे वो कंपैरिजन रेट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है ये अच्छा है, उन्होंने बेहतर स्टेप लिया है कि उस पर बाहर इम्पोर्टेड फैब्रिक पर उन्होंने जो 18% GST लगाया है। और इससे हमारी जो लोकल हमारी इंडस्ट्री है, जो पिछले दिनों बिल्कुल एक ख़राब सूरत हाल बन गई थी जनाब कि अभी बाहर से चाइना का कपड़ा धड़ाधड़ जो है बाहर से आएगा, तो हमारी लोकल हमारा जो फैब्रिक वो कहाँ जाएगा? तो मैं समझता हूँ इस सिलसिले में जो हमारी इस वक्त जो इंडस्ट्री है वो अच्छे तरीके से फैब्रिक की जो है वो बेहतर रहेगी। और आखिर में जो आपने रॉ कॉटन की बात की है, तो वो मैं समझता हूँ कि बाहर से जो हमारी रुई जो उन्होंने 10% उस पर सेल टैक्स लगाया है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोकल हमारा जो फार्मर है वो भी पिस रहा था, उस पर सेल टैक्स था, उसका फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ वो एक बैलेंस आ जाएगा जिससे हमारी लोकल जो क्रॉप है, हमारी लोकल कॉटन वो बिकेगी इंशाल्लाह। अच्छा गुजर साहब, ऑलरेडी कपड़ा या यौन थोड़ा सा पीछे की बात है, इस वक्त कपास की आमद है बिल्कुल पिकिंग सर के ऊपर है, उस मौके के ऊपर 10% सेल टैक्स क्या समझते बहुत खुशाइंद नहीं है? कभी पिकिंग होनी है पहली अगेती फसल की, और साथ ही एक इतना अच्छा बोल्ड स्टेप लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे किसान जो 8500 रेट तो निकल आता है स्पोर्ट प्राइस, लेकिन उसको यहाँ 6000 मिलता है, पिछली बार 5000 पे वो रुलता रहा। अगर उसे इस बार 8500 या 9000 रुपया रेट मिल जाता है,
तो अगली बार हमें गवर्नमेंट को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपनी जो टारगेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसान को पता होगा इस फसल से पैसे बच रहे हैं, हर किसान अगेती फसल की तरफ जाएगा क्योंकि उसे पता है, क्योंकि रिसर्चर कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड 60 मन तक एक एकड़ से आ सकती है अगेती फसल की। तो डेफिनेटली जो 10 लाख एकड़ का एकड़ेज का इस वक्त रकबा है ये अगली बार मजीद बढ़ सकता है। देखिए जी, बात ये है कि जैसे पिछले दिनों आपने मेरे बात की थी कि अभी जिस तरह हमारी इस वक्त रुई जिस तरह हमारी कम हुई है पिछले साल, तो उससे इस दफ़ा हमें जो है बाहर से बड़ी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अगेती फसल जिस तरह अभी इन्होंने कपास में की है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेप है जो आप 10% की बात कर रहे हैं जो उन्होंने रॉ कॉटन में लगाया, इससे हमारी जो लोकल हमारा जो 18% दे रहा था थोड़ा सा उसमें बैलेंस आएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा वो उसमें बैलेंस आएगा, तो हमारा जो लोकल हमारा जो फार्मर है जो ग्रोर है जो कर रहा है रुई बना रहा है, तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, उसकी जो क्रॉप उसको रेट सही मिलेगा, मैं ये समझता हूँ। बहुत शुक्रिया। कैसे शमद गुच्छा साहब मौजूद थे। बिलाशुबा ख़ास तौर पर जो हमारा मकामी किसान है अगर वो खुशहाल होता है तो अगले साल गवर्नमेंट ने जो बहुत मेहनत करके 10 लाख एकड़ेज का रकबा एक हद रखी थी जो कि 8.5 लाख अबूर करता नजर आया, फिर टोटल पाकिस्तान के अंदर 50 लाख एकड़ तक की हद रखी, पंजाब में 35 लाख रखी जो कि 33 लाख तक जाती नजर आई। तो पंजाब काफ़ी हद तक अपने टारगेट्स के करीब नजर आया। अगर जैसे रिसर्चर कह रहे हैं कि तारीखी फसल होगी, अगर ये तारीखी फसल को अबूर कर लिया जाता है, हाँ हिंद से अबूर कर लिए जाते हैं, 1 करोड़ बेल से तजावज़ कर जाते हैं, तो बिलाशुबा गुज़िश्ता माली साल से जो पिछला माली साल गुजर गया है उसमें कमो बेश $2 अरब पाकिस्तान ने दरामदाद में बचाए हैं। और यही अगर यहाँ बचते हैं इस साल भी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का तजारती खसारा भी कम होगा और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। जहाँ किसान खुशहाल होगा तो किसान भी इनकरेज होगा कि इस फसल की तरफ आया जाए। हमारे साथ उमैर अजमल मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। उमैर, आप कैसे देखते हैं कि EFS के अंदर बहुत सारी कबाहतें देखी गई, बहुत सारे इतराज़ात आए, एक्सपोर्टर सारा साल इसे अच्छा कहते रहे, मैन्युफैक्चरर इसे बुरा कहते रहे, आप FBR के अंदर हैं, ये एक घपला स्कीम थी, इसके अंदर घपले किए गए या महज इसका फ़ायदा हुआ? आप दोनों पर्सपेक्टिव बता रहे हैं मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल देखें, बज़ाहिर तो ये स्कीम जो थी वो एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए बनाई गई थी ताकि जो पैदावारी लागत है वो कम हो सके। जब आप रॉ मटेरियल जो कि पाकिस्तान में बेशतर रॉ मटेरियल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट होता है, बिलखुसूस चाइना से इंपोर्ट होता है, जब अगर आप वहाँ से इंपोर्ट करेंगे और फिर उस पे एक्सपोर्टर अगर बाहर से इंपोर्ट करता है उसको टैक्सेस में रिलीफ मिलता है, उसको ड्यूटियों में रिलीफ मिलता है, जो कि उसकी कॉस्ट का मोर दैन 50% बनता है। तो अगर उसको उसमें रिलीफ मिल जाता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम था, लेकिन बदकिस्मती के साथ इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया गया। इदारों की गफलत कह लें कि वो इस गलत इस्तेमाल को रोक नहीं पाए। इसके 2 नुकसान थे। एक तो चलें गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे रही है तो बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड हो रहा था। अच्छा मियां साहब, एक सवाल मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। आपने टैक्स फ्रॉड की बात की, क्या 3 साल बाद, अभी 4 साल बाद ऑडिट होना आई थिंक सो इसका, तो जब ऑडिट होगा आपको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ निकल के सामने आएंगी कि जिसने इस गंगा में हाथ धोई हैं, 800 कंपनियाँ थी, 2800 होगी जो एप्टिमा क्लेम करता है? अच्छा, इसमें कुछ तब्दीली कर दी गई है। अब कुछ रोज़ कबल पहले ये लिमिट जो थी वो 5 साल तक की थी कि अगर आप मंगवाते हैं बगैर ड्यूटी और सेल टैक्स के माल तो 5 साल आपको इजाज़त होगी कि 5 साल के अंदर अंदर आपने उसको कंज्यूम करके वैल्यूडेशन करके कोई मसनूआत बना के एक्सपोर्ट करनी। लेकिन अब उसका दुरानिया कम करके 9 महीने कर दिया गया है। अब देखिए कस्टम हुकाम क्या करते हैं, उनका ऑडिट करते हैं तो पता चलेगा कि कस्टम हुकाम कितने फ्रॉड जो है वो पकड़ पाते हैं, या फिर वो लोग जिनकी जानिब से इसका गलत इस्तेमाल किया गया था वो मतलूबा सामान जो है वो पूरा करते हैं। तो ये दोनों साइड्स पे ही है। लेकिन अब जो गवर्नमेंट की जानिब से अच्छा इकदाम मैं समझता हूँ बजट में उठाया गया है कि रॉ मटेरियल जो है जिस तरह आप कह लें कि उसमें कॉटन है, फिर उसके साथ साथ यॉर्न है, उस पर सेल्स टैक्स इम्पोज कर दिया गया है। कम अज़ कम वो लोग मैं समझता हूँ कि अब वो एक्सपोर्टर जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही जो रॉ मटेरियल मंगवाएगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ ये हो रहा था कि आपने टैक्सेस तो देना कोई नहीं है, ड्यूटी पे करनी कोई नहीं है, आप धड़ल्ले से बैरून मुल्क से इंपोर्ट किए जा रहे थे। अब कम से कम जब आपको पैसे देने पड़ेंगे टैक्सेस के, वो फिर रिफ़ंड होंगे, तो मैं समझता हूँ उससे कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। दूसरी इसमें यह था कि जो मुकामी कॉटन थी यानी कि मुकामी कपास थी उस पर 18% सेल्स टैक्स था। बैरून मुल्क से जो EFS के ज़रिए इंपोर्ट हो रही है उस पर कोई टैक्स नहीं था। तो आप या गवर्नमेंट जो थी वो मुकामी किसान के साथ ज़्यादती हो रही थी, क्योंकि उसका रेट कम था, जो सनतकार था वो बैरून मुल्क से इंपोर्ट कर लेता था, मुकामी कपास को पूछता कोई नहीं था।
उसकी वजह से उसका रेट भी नीचे गिर जाता था। मोर दैन $2 बिलियन जो है वो हमें कपास की ख़रीदारी पर बैरून मुल्क कसीर ज़र माला जो था वो ज़ाया करना पड़ रहा था। अब अगर ये होगा कि उस पर भी टैक्स लगेगा, इस पर भी टैक्स लगेगा, बैलेंस काम होगा, तो मैं समझता हूँ कि अब जो मुकामी कपास है उसकी मार्केट बेहतर होगी, कपास का रेट भी बेहतर होगा, उससे किसान को फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ ये चीज़ें बेहतर की गई हैं। बहुत शुक्रिया मियां उमैर अज़मत हमारे साथ मौजूद थे। बिलाशुबा कोई भी स्कीम अच्छे के लिए होती है, बुरे के लिए, लेकिन उसके मनफी समराज मनफी फ़ायदे उठाने वाले लोग जो उसका इतना ज़्यादा मिस यूज़ करते हैं कि उसके नुकसानात और उसके मनफी पहलू सामने आते हैं। प्रोग्राम के अंदर हमने तमाम मौक़िफ़ आपके सामने रखे कि एक्सपोर्ट जो सनतकार हैं वो इससे काफ़ी बेहतर और खुश नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्बत समरात आएंगे। अब देखना ये होगा और दुआ भी ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री फले फूले और पाकिस्तान तरक्की करता मईशत के अंदर फ़रोग पाता नज़र आए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ 9 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।